ठीक एटॉमिक स्ट्रक्चर अब लास्ट ही है। लेक्चर नंबर कितना था? लेक्चर नंबर याद है? नहीं, 12 लगता हो गया कि 13 होगा? 12 हो गया। लेक्चर नंबर कुछ याद है? हाँ देखिए, तो 12 था कि 13 था? और 14 होगा। आ जाइए। देखिए, ये टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। 9 बजे अब आ जाना है, ठीक है ना? हाँ हाँ, 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है? बीच में गैप ही नहीं है। ये 9 बजे 9:05 तक क्लास शुरू हो जाए, है ना? देखिए नोडल प्लेन यानी यहाँ पे है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये 2 टॉपिक पढ़ना आज है ना? नोडल प्लेन पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या पढ़ना है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये होता है क्या? कुछ बोल रहे हैं? हाँ, एक चैप्टर समाप्त हो जाएगी, ठीक है? लेकिन फिर भी कल तक देखेंगे, कल तक क्वेश्चन करा। हाँ तो कल लास्ट क्लास है ना? अगर रहेगा भी तो मेरा रहेगा, पता नहीं क्या रहेगा, या नहीं भी रह सकता है ना? अच्छा, देखिए क्लास होगा वो सर जानते हैं, जो लगेगा ना लगेगा वो सर। ऐसे भी कल आपका एक छुट्टी तो हो ही गया है ना? देखिए कल तो आराम किए होंगे घर पे। क्या था? अच्छा, देखिए तो मिल गया ना। चलिए देखिए, आइए देखिए नोडल प्लेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए अच्छा ठीक है, तब तक तो सुनाते रहेंगे, ठीक है? देखिए तब तक आएगा। देखिए नोडल प्लेन, देखिए इसका नाम सुने कभी? नोडल प्लेन का नाम सुने? नोबेल का नाम सुने, है ना? नोडल प्लेन का नाम नहीं सुने। देखिए नोडल प्लेन कहा जाता है द प्लेन एट विच द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यानी वैसा जगह, प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी लगभग क्या है? जीरो है, उस जगह को नोडल प्लेन कहा जाता है। यानी द प्लेन एट विच द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यानी वह जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर पाया जाता है, तो वह जगह हमारा क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन कहलाता है। तो देखिए यानी द प्लेन एट विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। देखिए करा द प्लेन एट विच द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यानी कोई भी वैसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल जीरो होता है,
जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर पाया जाता है, वह लोकेशन, वह जगह हमारा क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। क्या कहलाता है? नोडल प्लेन कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं द पॉइंट एट विच टू लोब्स आर ज्वाइंड इज कॉल्ड, क्या लिखे? द पॉइंट एट विच टू लोब्स आर ज्वाइंड इज कॉल्ड नोडल प्लेन। देखिए, हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी वैसा जगह जहाँ दो लोब आपस में जुड़ता है, जहाँ दो लोब आपस में अटैच होता है, जहाँ दो लोब्स आपस में क्या होता है? अटैच होता है, जुड़ता है। तो वैसा कोई भी लोब जहाँ दो लोब आपस में अटैच होता है, जुड़ जाता है, उसको कहा जाता है, उस जगह को कहते हैं नोडल प्लेन। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। जैसे आप देखिए, हम बताए थे पी और वाइटल का जो शेप होता है, देखिए डब्बेल आकार का, तो जहाँ पे ये नोड दोनों मिलेगा, देखिए ये जगह ए प्लेन, जहाँ पर दो लोब आपस में ज्वाइंट होगा, ये सब जगह ज्वाइंट हुआ, तो जहाँ दो लोब, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? आ जाइए, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ, आपका ट्रेन आज पहुँच गया। देखिए ट्रेन आज समय पे पहुँच गया, तो आप बीच में रास्ता में आप ही रुक जाते हैं। देखिए द प्लेन, देखिए यहाँ, यानी कोई भी वैसा जगह, ठीक है ना, देखिए यानी वह जगह, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहती है, जो लोब देख रहे हैं ना, इसी लोब में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको लगता होगा सर एरो जैसा बना देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोई एरो नहीं होता है, समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन को कहीं क्रॉस से दर्शा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं पॉइंट से दर्शा देते हैं, तो वो तो इंडिकेट करने का तरीका है सिर्फ। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज का क्लाउड है। एक क्या है? चार्ज का क्लाउड है, थक्का जैसा है, बादल जैसा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो, उस जगह को या उस लोकेशन को हम नोडल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। यानी द प्लेन एट विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल जीरो होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल क्या है? जीरो, वह जगह, वह लोकेशन हमारा नोडल प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। अगर आप एस और वाइटल लेते हैं, देखिए एस और वाइटल, देखिए एस और वाइटल, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, या 1s हो गया। देखिए तो 1s में क्या है ना, देखिए यही न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन फैला रहता है, ऐसे देखिए ऐसे, यह 1s हो गया। देखिए ये सब जगह जो है वो वैकेंट है, तो यहाँ न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बाकी चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर 2s आप लेते हैं, देखिए हम, ये न्यूक्लियस हो गया, देखिए ये 1s हुआ, फिर इसके बाद 2s आ जाइए, देखिए जब 2s आप लेते हैं ना, देखिए देखिए 2s, ये हो गया 2s। देखिए तो 1s और 2s के बीच में गैपिंग होता है कुछ, 1s और 2s के बीच में क्या होता है? गैपिंग।
और एस जो ऑर्बिटल होता है ना, इस गैपिंग को ही कहा जाता है नोडल प्लेन। और एस में इसको स्फेरिकल नोड कहते हैं। क्या होगा स्फेरिकल नोड? तो 1s में कोई भी नोड नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भी वैसा जगह नहीं है जिसमें कोई भी, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 है। 2s में कितना है? एक जगह। 3s रहेगा तो एक जगह और बढ़ जाएगा, मतलब जितना s रहेगा उसमें एक कम हो जाएगा। जैसे आप 3s लेते हैं, देखिए ऐसे, देखिए ये हो गया हमारा 3s। ऐसे देखिए, यही हमारा नोड कहलाता है। देखिए इसको और इसको, स्फेरिकल नोड क्या कहा जाता है? स्फेरिकल नोड यानी कोई भी वैसा प्लेन या जगह जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल 0 होता है, नगण्य होता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं पाया जाता है, वह जगह, वह लोकेशन हमारा क्या कहलाता है? नोड, स्फेरिकल नोड। क्या कहलाता है? स्फेरिकल नोड कहलाता है। अब 1s में कोई नोड नहीं होगा, याद रखिएगा। 2s में हमारा एक नोड है, जो एक जगह खाली है। और देखिए यहाँ पे जो है, इसमें देखिए, इसमें नोडल प्लेन को ही स्फेरिकल नोड कहते हैं। नोडल प्लेन की बात करेगा तो L के बराबर होता है, S के लिए L का वैल्यू 0, तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। इसमें नोडल प्लेन को स्फेरिकल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसी को रेडियल नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल नोड कहते हैं। तो रेडियल नोड बोलिए या फिर स्फेरिकल नोड बोलिए। तो यहाँ पर नोड बराबर यहाँ 0, 1s में एक स्फेरिकल नोड, 2s में 2 स्फेरिकल नोड। नोड क्या है? तो वैसा जगह, प्लेन, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल 0 हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होता है, तो वह प्लेन या वह जगह हमारा नोडल प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। या उस जगह को ही हम स्फेरिकल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड कहते हैं। चलिए इसको आप लिखिए अब। लिखिए।
देखते हैं, कल तो छुट्टी दे ही दी। हाँ तो क्या मतलब? रोने लग जाती है। मम्मी आने वाली है, क्यों आपको आगे रखते हैं? तो मम्मी आए तो अच्छी बात है, मम्मी सैटरडे घूमना, संडे घूमना। रूटीन तो आज ही मिल जाता होगा ना कल का। कभी कभी हम नहीं रखे हैं भी, है ना, वो देखेंगे जैसा कहेंगे वैसा होगा, है ना। कल छुट्टी हुआ ना। ठीक है, हम देख लेंगे, नहीं कहेंगे तो छोड़ देंगे, बोल देंगे, है ना। लिख लिए, लिखा गया सबका। पानी पी रहा है। गप नहीं करनी है।
चलिए लिखिए, इसको लिखिए। वीडियो चल रहा है, वीडियो। देखिए मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए हम क्या बताए, नोड क्या था। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्लास अब 9 बजे ही आना है, ठीक है। 9:05 तक दम पहुंच जानी है, अब लेट नहीं करनी है। देखिए सुनिए, कह रहा था कि नोडल प्लेन वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल 0 हो, जहां इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग क्या है 0, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वह लोकेशन, वह जगह को हम नोडल प्लेन कहते हैं। जैसे एस में क्या था, देखिए देखिए जैसे ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद देखिए जब न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट आता है तो ए न्यूक्लियस बीच में है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद ए इलेक्ट्रॉन यहाँ सब भरा हुआ है। ये 1s हुआ, आई 2s हुआ। ये 1s का ऑर्बिटल हुआ, 2s का, तो बीच में गैपिंग होता है ना हर ऑर्बिटल के बीच। तो जो गैपिंग हुआ ना, एक गैपिंग जो देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है नोड। क्या कहा जाता है? नोड। और एस ऑर्बिटल में इस नोड को स्फेरिकल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड कहते हैं। और पी में बताए थे जहाँ लोब जुड़ता है उसी को हम एंगुलर नोड कहते हैं, चाहे उसको नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल में जितना 1s 2s 3s 4s जितना रहेगा, 1s में कोई भी नोड नहीं होगा, 2s में एक नोड होगा, 3s में 2 नोड होगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है।
एक और बढ़ाएंगे 4s तो एक और नोड बढ़ जाएगा। मतलब जितना ऑर्बिट नंबर होगा उससे हमेशा एक क्या रहेगा, कम। नोड की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा, एक कम रहेगा। देखिए नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड s बराबर n-1, नंबर ऑफ रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड कहते हैं। अब जैसे आप खुश होइए, देखिए दोनों फार्मूला सेम आ जाएगा। कैसे, देखिए s के लिए बोले s और वाइटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो अगर s में निकालना होगा रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, इसका वैल्यू 0 हो गया, तब फिर फार्मूला क्या आ जाएगा, n-1। क्या आ जाएगा, n-1। अगर l का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो स्फेरिकल नोड बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा, n-1 आएगा ना। यहाँ भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, n-1। आइए नोडल प्लेन की बात करें, चाहे एंगुलर नोड लिखे किसी का भी, तो नोडल प्लेन की बात करें चाहे एंगुलर नोड लिखे, उसका वैल्यू हमेशा l के बराबर, किसके बराबर, अगर 1s है, s में कोई भी नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड नहीं रहता, सीधा समझिए। नोडल प्लेन का मतलब यहाँ एंगुलर नोड ही कहिए, ठीक है ना। तो यानी एंगुलर नोड कोई भी नहीं होता है, एंगुलर नोड का संख्या क्या रहता है, 0। किस में, s और वाटर। यानी क्योंकि यहाँ पर नोडल प्लेन को स्फेरिकल नोड कहा जाता है, तो स्फेरिकल नोड पूछेगा तो n-1 बनाइएगा, और एंगुलर नोड पूछेगा तो क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। क्योंकि एंगुलर नोड बराबर होता है l के बराबर, और s के लिए l का वैल्यू 0, तो एंगुलर नोड का संख्या भी क्या होगा, 0। आइए किसी और का फार्मूला से बनाना होगा, जैसे 2p का बनाना है, और पूछा एंगुलर नोड पूछा, तो एंगुलर नोड बराबर फार्मूला लगा देंगे n-l-1। बोले अगर 2s पूछा तो n का वैल्यू 2 में से l का वैल्यू कितना, 0, और यहाँ 1 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। मतलब 2s में एंगुलर नोड कितना, 1। और स्फेरिकल नोड भी पूछेगा तो भी कितना, 1 आएगा। तो 2s की बात करेगा तो s के लिए l का वैल्यू 0, तो जब 2s के लिए l का वैल्यू 0 तो हमारा टोटल नोड 2s की बात करेगा। एक चीज फिर से सुनिए, 2s की बात किया, ध्यान से सुनिएगा। स्फेरिकल नोड का वैल्यू कितना, n-l-1, n का वैल्यू 2, s के लिए l का वैल्यू कितना, 0, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 2s में स्फेरिकल नोड कितना आएगा, 1 आएगा। और एंगुलर नोड होता है l के बराबर, तो 2s रहेगा, तो 2s के लिए l का वैल्यू कितना, 0। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी नोड एंगुलर नोड नहीं होगा। तो टोटल नोड ऊपर बचा स्फेरिकल 1 और एंगुलर 0, तो 1 + 0 कितना आया, 1। बढ़िया से एग्जाम्पल और समझाते हैं, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए सब लोग, इधर लिखा गया है, आगे तो लिखिए, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। लगभग सब लिख लिए, आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, देखिए सुनिए, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम क्या बताए, एक बार फिर ध्यान से, सब बोर्ड पे ध्यान देके सुनिए। हम बताए किसी भी नोडल प्लेन होता क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बिल्कुल 0 हो, उसको कहा जाता है नोडल प्लेन। एस में नोडल प्लेन को स्फेरिकल नोड कहते हैं। एस में नोडल प्लेन को ही क्या कहते हैं, स्फेरिकल नोड कहते हैं। और उसका संख्या हमेशा n-1 होता है, जितना ऑर्बिट नंबर उससे कम। और एक बनता है एंगुलर नोड, जैसे लोप जहाँ जुड़ता है ना, तो जो बीच में जगह बनता है उसी को नोडल प्लेन कहते हैं, या उसको हम एंगुलर नोड कहते हैं। और एंगुलर नोड का संख्या l के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, l के बराबर। और स्फेरिकल नोड को ही कहा जाता है रेडियल नोड। क्या कहा जाता है, रेडियल। तो कोई भी, जैसे s के लिए ना हुआ n-1 रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, कोई और रहता, 2p रहता, 3p रहता, 3d रहता, उसके लिए रेडियल नोड का वैल्यू बताए n-l-1। क्या लिखेंगे, n-l-1। और एंगुलर नोड l के बराबर, किसके बराबर, l के बराबर।
तो देखिए जैसे एग्जांपल दिया 1s, आपसे पूछा स्फेरिकल नोड, बोली तो स्फेरिकल नोड किसके बराबर, n-1, n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। मतलब 1s में कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं होगा, स्फेरिकल को ही रेडियल नोड कहते हैं। दूसरा ये एंगुलर नोड, इसके लिए भी l के बराबर होता है, तो l के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ 1 - 1 कैसे लाए ये भी जान लीजिए, n-1, n का वैल्यू 1, 1 - 1 कितना हो गया जी। यानी जब s की बात करें तो n-l-1 ये फार्मूला लगाने की जरूरत है, सीधा n-1 लगा दीजिए, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये सीधा n-1 कर दीजिएगा। और एंगुलर नोड l के बराबर, बोले s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, इसका मतलब इसका हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब टोटल नोड्स, बोली तो 0 + 0 कितना आ गया 0, मतलब कोई भी नोड इसमें नहीं होगा, ना एंगुलर नोड होगा और ना हमारा स्फेरिकल नोड होगा। 2s की बात करें, देखिए ऐसे देखिए, तो s रहेगा, जनरल फार्मूला हो गया n-l-1, लेकिन s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं n-1 रेडियल नोड। अब आप देखिए 2s की बात करें तो स्फेरिकल नोड, बोले क्या फार्मूला है n-1, बोले कितना ऑर्बिट नंबर 2, तो 2 में से 1 घटा दीजिए। एंगुलर नोड, बोले l के बराबर, s के लिए का वैल्यू कितना 0, तो टोटल नोड कितना आया आपको, ठीक है। जनरली होता क्या ना, जैसे 2p आप लिखते हैं, ध्यान से देखिए 2p, तो s में कहते हैं स्फेरिकल नोड, और एक्चुअली इसी को कहा जाता है रेडियल नोड भी, लेकिन जब s को छोड़ कर लिखते हैं अंदर जनरली यूज करते हैं रेडियल नोड ही। क्या यूज करते हैं रेडियल नोड, और एंगुलर नोड यूज करते हैं। तो इसमें पूछा 2p में, देखिए यहाँ देखिए इसमें पूछा रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब स्फेरिकल नोड, सीधा याद रखिए। तो n-1 तो s के लिए फार्मूला था, किसके लिए फार्मूला था s के लिए, ऐसे जनरल फार्मूला क्या है n-l-1। तो रेडियल नोड, कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए ब्रैकेट में हम लिख देते हैं स्फेरिकल नोड, तो इसमें यहाँ पर रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड समझना है, तो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, बोल n का वैल्यू कितना 2, बोले p में l का वैल्यू कितना 1, कितना हो गया जी, बोलिए एंगुलर नोड, l के बराबर, l का वैल्यू कितना 1, तो टोटल नोड्स 0 + 1 कितना हो गया, 0 + 1 कितना हो गया 1, ऐसे समझ में आ गया। चलिए उसके बाद बनाने देंगे, बनाइएगा।
लीजिएगा तो बाहर हो जाएगा बहुत। कल क्लास रहेगा सर? देखते हैं अभी डिस्टेंस होगा क्लास के बाद लास्ट में, ठीक है। रहेगा ज़्यादा। मैं छोड़ दूँगा। आपने पिछला सब उधर का नहीं गया, उधर का नहीं गया। हो गया। गप नहीं इधर देखिए। फाइंड द रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन फॉलोइंग। कह रहा क्या? फाइंड द रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में आपको एंगुलर और रेडियल नोड निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स। 3s 3p 3d 4s बना के दिखाई। सब दोनों में रेडियल और एंगुलर नोड निकालना है। थोड़ा सा ग्राफ खाली दे दिया है। एक क्या कहता है, इस ग्राफ को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सुनिए, जैसे एक क्या है ना, देखिए ये यहाँ न्यूक्लियस हुआ, समझिए सेंटर है हमारा, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। इसे ये आर जो है डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ऐसे सीधा समझिए। और यहाँ आर दिखाया गया इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट और वाइटल, ठीक है ना। ये मेरी बात देखिए, जब 1s की बात करते हो, कहाँ पे? 1s में, s में न्यूक्लियस से जितना दूर जाइएगा, मेरी बात सुनिए, इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दिखा रहे हैं। आर क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। आर क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। देखिए, जब तक ध्यान से नहीं सुनिएगा बोर्ड नहीं समझ में आएगा। बार बार कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे समझिए। देखिए हम कह रहे हैं क्या, 1s है ना, तो 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के एकदम करीब।
और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होइएगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, घटते चला जाएगा। न्यूक्लियस जैसे आप लिखते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस हुआ तो यही ना इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ रहता है, देखिए। और फिर न्यूक्लियस से और दूर जाइएगा तो बीच में गैपिंग ना हो जाएगा, देखिए बीच में यहाँ क्या हो जाता है, गैपिंग हो जाता है। तो इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे क्या है, हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। जो जितना न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी देखिए घटते चला जा रहा है। और 1s में कोई भी नोड बनता है, 1s में कोई भी नोड होता है, नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नोड नहीं बना है, यहाँ 1s में कोई भी नोड नहीं। नोड किसको कहते हैं, तो मेरी बात सुनिए, ऊपर का लाइन जैसे आप x y z पढ़ते हैं ना, तो हाँ प्लस माइनस से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ देखिए ऊपर अगर एक ग्राफ नीचे आ गया तो ऊपर को पॉजिटिव से दर्शाते हैं, नीचे को क्या दर्शाते हैं, निगेटिव। और जहाँ कट करता है ना वहाँ उसी को नोड कहा जाता है, वहाँ कि नोड बना है, क्या बना है, नोड। अब जैसे देखिए यहाँ 2s की बात करें तो जैसे जैसे न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, कोई भी ऐसा रहेगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के करीब। और न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, घटना शुरू, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इधर न्यूक्लियस ये आर है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर आएंगे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा। और एक बार सुनिए, जब यहाँ से टच करेगा इस लाइन को काटेगा, और काटते हुए फिर इस लाइन को फिर टच करेगा, तो एक पॉजिटिव है, एक क्या आया, निगेटिव। तो नीचे वाले को निगेटिव साइन से दर्शाते हैं और ऊपर वाले को क्या दर्शाते हैं, पॉजिटिव साइन। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बनता है तो एक कट बनता है ना, तो जहाँ कट बनता है उसी को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। इसका मतलब ये कहा जाता है कि 2s में कितना नोड है, एक। तो 2s में पढ़े भी आप हैं, किसके बराबर, n-1। तो 2s में 2s का मतलब ऑर्बिट नंबर कितना, 2 में से एक गया, कितना नोड बनेगा, एक। इसका मतलब कितना कट होगा, एक। अगर 3s रहता तब 3s में कितना नोड बनेगा, 2। तब इसमें क्या करते, सुन लीजिए फिर से, फिर ये ऊपर जाता, बात समझे, तब फिर ऊपर जाता, ऊपर जाके यहाँ जैसे इसको यहाँ पर समझाते, देखिए ऐसे है, देखिए यहाँ ये ऊपर से ऐसे आता, ऐसे जाके यहाँ आता, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए फिर निगेटिव से पॉजिटिव यहाँ टच किया, एक कट बना, और फिर निगेटिव से कहाँ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ भी कट किया कि नहीं। तो इसका ए नोड कितना नोड हो गया, 2 नोड। तो जितना बार निगेटिव से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से निगेटिव कट करेगा, उतना नोड बनेगा। और नोड बनाना कैसे है, तो सीधा n-1, जितना ऑर्बिट नंबर होगा उससे हमेशा क्या होगा, एक कम, क्या होगा, एक कम। तो नोड बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपको दे देगा कि ग्राफ किसका है, 1s का है, 2s का है, 2p का, तो देखिए जिसमें एक भी नोड नहीं है, एक भी कट नहीं है, इसका मतलब किसका होगा, 1s का। जिसमें जहाँ पॉइंट पर एक कट बना है, इसका मतलब किसका होगा, 1s का। अगर जिसमें 2 कट बने तो किसका होगा, 3s का, एक बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब जहाँ जितना कट बनता है वही वहाँ नोड बनता है। तो इसका मतलब यहाँ नोड का संख्या कितना हो गया, 1। ए हुआ s ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए, s के लिए। उसके बाद p में क्या करना है, तब p में जो है हमारा देखिएगा, p में ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। a इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, p में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। p ऑर्बिटल के लिए वह लोब की तरफ जाता है। s में न्यूक्लियस से दूर तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। p में न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ते चला जा रहा है। आज जितना, एक चीज़ सुन लीजिए, जितना ऐसा ग्राफ बनेगा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, उतना हमारा उसका लोब बनेगा, उसका उतना हमारा क्या बनेगा, ये नोड, ये क्या बनेगा, नोड बनेगा। 2p में कोई पूछा तो 2p में एंगुलर नोड कितना होता है, 1। p में 1, d में कितना, 2।
किसके बराबर? एल के बराबर। किसके बराबर? एल। तो यह एंगुलर नोड दर्शाता है। ये किसके लिए बता रहे हैं? एंगुलर नोड के लिए। तो एंगुलर नोड अगर 2p में पूछेगा तो कितना? 1। तो जितना कर्व ऊपर जाएगा, समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें बस इतना ही आपको पढ़ना है। एक देख लीजिए, एक आया है, इसका मतलब इसमें कितना एंगुलर नोड है? एक। एक किस में बनता है? 2p में कि 3p में? 2p में। इसका मतलब इसका एक कर्व बना, इसका मतलब ये नोड किसका है? 2p का। किसका है? 2p का। एस रहेगा तो कट देख लेना है, ठीक है। जितना कट बनेगा उतना नोड समझना है। आप p में ए देख लेना है, जितना बना है उतना एंगुलर नोड है। अगर 2p में एंगुलर नोड की बात करें तो कितना होगा? 1। तो यहाँ देखिए कितना हुआ है? 1। ग्राफ ऊपर कितना बार गया है? एक बार। तो इसका मतलब इसमें एंगुलर नोड कितना होगा? 1। बस आपको NCERT में बस इतना ही, एगो ग्राफ ये भी नहीं दिया है। सुनिए, ग्राफ सिर्फ S का दिया है, ए वाला दोनों ग्राफ दर्शाया है, उससे ज़्यादा नहीं। हम एक ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। NCERT बुक में खाली यही ग्राफ दे दिया और कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस इतना समझा दिया है। आप सीधा बस इतना याद रखिएगा, एस में जितना कट बनेगा पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, उतना हमारा क्या है? वो नोड है। इसमें एक भी कट नहीं बना, इसका मतलब इसमें एक भी नोड हमारा नहीं है। इसमें एक कट बना है और इसका मतलब है, कट का मतलब पॉजिटिव, ये टच हुआ ना, देखिए यहाँ, लेकिन इसके बाद फिर नहीं ना गया है। ये ध्यान रहे, पॉजिटिव से निगेटिव और फिर निगेटिव से पॉजिटिव, तब इसको हम कट मानेंगे। ये खाली यहाँ टच किया खाली, तो इसको कट हम नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था? ए पॉजिटिव से निगेटिव, अब फिर निगेटिव से कहाँ गया? ये पॉजिटिव की तरफ, तब इसको मानेंगे। ए और ए दोनों क्या है? नोड है। क्या है? यह नोड है। तो अगर ये ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं किस में कितना नोड बनेगा। अगर यही पूछ देता है ये किसका ग्राफ है, 1s का कि 2s का कि 2p का, तो p का तो खैर ऐसे ग्राफ होगा ही नहीं। p का ग्राफ क्या बताए हम? ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब एक ग्राफ किसका? 1s का। एक ग्राफ किसका? 2s का। एक ग्राफ किसका? कितना नोड इसमें है? 2। और 2 नोड किस में होता है? 3s में होता है। चलिए लिखिए इसको। इतना 3D का उतना पढ़ना ही नहीं है सर। बस एक और, जैसे इसमें देखिए 3p में कितना नोडल प्लेन? एंगुलर नोड कितना? n-l, l के बराबर। l बराबर कितना? 1। तो p में भी एक ही को नोड रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2p और 3p का ग्राफ सेम आ जाएगा, समझ गया ना। लेकिन इसलिए आपको इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। हो गया? पेन किसका गिरा है? निकल जाएगा, लीजिए। अब एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिए। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हम पहले ही बताए, उसको पढ़ना है बीएससी में, उसको पढ़ना है एमएससी में, एमएससी तक पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। पूरा इक्वेशन डिराइव करके आता है। आपको बस थोड़ा सा खाली इक्वेशन के बारे में जान लेना है, सुन लेना है। यह इक्वेशन हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, जिससे लिखाता है डी साई, है ना, एक फार्मूला आता है डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, नीचे सब में साई रहता है। एक क्या कहलाता है साई? ये डी एक्स वाई जेड क्या कहलाता है, इसके बारे में पूरा बढ़िया से खाली क्या करना है, समझ लेना। बस इक्वेशन जान लेना है कि इस इक्वेशन को ही कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या कहा जाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऐसे बहुत लोग पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन इसको फिर भी देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना, मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। हम पहले ही बताए, ये पूरा पढ़ना है, बीएससी में भी पढ़ना है और एमएससी जाइएगा तब वहाँ भी पूरा पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पूरा इक्वेशन पढ़ना है, पूरा इक्वेशन को डिराइव करना है, पूरा डिराइव करके इक्वेशन लाना है। या एमएससी में यह इक्वेशन कैसे आया, ये पूरा इक्वेशन को डिराइव करके क्या करते हैं, लाते हैं एमएससी में और बीएससी में। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आप जान लीजिए, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें भी फिजिक्स में भी थोड़ा है,
शायद मॉडर्न फिजिक्स में होगा कहीं, है ना। हाँ, फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत कहीं है इसका चर्च, वो शायद 12th में है ना मॉडर्न फिजिक्स, है ना। देखिए सुनिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को ही कहा जाता है श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। अब जैसे कहीं आप नाम सुन लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो क्वांटम मैकेनिकल, सुनिए हाँ, जब भी तक पढ़े अफवाह प्रिंसिपल पढ़े, रदरफोर्ड पढ़े ये सब मॉडल पढ़े थे। अब एक पढ़ना है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को ही कहा जाता है श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। किसको कहा जाता है? श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। यहाँ सुनिए क्या कहता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रोडिंगर। कह रहा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन भी एक हमारा वेव नेचर की तरह होता है। कैसा होता है? वेव की तरह। श्रोडिंगर बताए कि इलेक्ट्रॉन भी जो है एक उसका भी नेचर किसके जैसा होता है? वेव की तरह। किसके जैसा होता है? वेव की तरह होता है। तो वही बताएं, श्रोडिंगर भी हमारा बताए कि जो इलेक्ट्रॉन है वह वेव की तरह चलता है। हम जैसे इलेक्ट्रॉन को कहीं एरो से बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं डॉट से बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं क्रॉस से बना देते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन कहीं वैसा शेप में होता है? हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज का क्लाउड है। क्या है यह? चार्ज का क्लाउड होता है। तो हम एक्चुअली दर्शाते हैं ताकि लगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। उसी को क्या किया, देखिए इलेक्ट्रॉन को 3 डायमेंशनल में सजाया है। d² साई बटा dx², d² साई बटा dy², उसको साई पढ़ा जाता है, ठीक है ना। PSI साई, P साइलेंट होता है, उसको SI पढ़ते हैं, साई बोलते हैं, ठीक है। देखिए d² साई बटा dz² और प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटा h² e माइनस v इंटू साई इजकल टू क्या होता है? 0। ये इक्वेशन को ही कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थोड़ा इक्वेशन भी बड़ा है, नहीं बड़ा है? देखिए d² साई बटा dx², d² साई बटा dy², d² साई बटा dz² प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटा h² e माइनस v इंटू साई इजकल टू 0। एक बार में याद हो नहीं हुआ? याद हो गया? देखिए तो ये कहलाता है अथी आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। x y z ये सब क्या है? तो सुनिए, x y z स्पेस कोऑर्डिनेट होता है। जैसे होता है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन तो सारे डायरेक्शन में होगा, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वही लिखें, x y और z। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e कहलाता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट और साई कहलाता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पढ़े थे, जैसे बताए थे वेव जब चलता है तो ऐसे चलता है, इस तरह से तो चलता है। तो जो हाइट होता है या जो डेप्थ होता है उसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते थे, पढ़ाए थे ना हमारा। देखिए वेव फंक्शन हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। सुनिए, वेव फंक्शन जिसको आप साई कहते हैं, तो साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्चुअली साई की जगह हम लोग साई स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर क्या बताता है? तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, माने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पाया जाता है? एक्स डायरेक्शन में कहाँ, वाई डायरेक्शन में कहाँ, जेड डायरेक्शन में कहाँ। जैसे आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट के अंदर भी कहाँ रहता है? सब ऑर्बिट। और सब ऑर्बिट के अंदर भी कहाँ है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का डायरेक्शन पढ़े थे कि एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तब ना पढ़ते हैं पी एक्स पी वाई और क्या पढ़ते हैं? पी जेड। और वही पी एक्स पी वाई पी जेड ये सब वही एक्स वाई जेड हो गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल क्या होता है? पाया जाता है। तो यही इक्वेशन खाली आप याद रखिएगा। यह इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सब कैसे इक्वेशन आया, इसको डिराइव करने में 2-3 पेज लगेगा, उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट है, m मास है, e टोटल एनर्जी है, v पोटेंशियल एनर्जी है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, साई वेव फंक्शन है। किसको क्या कहते हैं वो खाली कम से कम याद रखिए कि अगर कोई इक्वेशन दे दे, आप पूछे यहाँ पे कि एक्स वाई जेड क्या है, या यही पूछ दे एम क्या है, तो वो आप खाली याद रखिएगा कि कौन सा वैल्यू क्या है। चलिए लिखिए इसको।
हम ये तो जान गए कि यही इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। सर एनसीईआरटी में लगता ही है, ध्यान नहीं दिया है ना, थोड़ा सा दिया है। ठीक है, तो आज इतना रहने दें या और पढ़ना है? अच्छा ठीक है, उसके बाद कल का क्लास देखा जाएगा, है ना, जैसा होगा कल होगा। और कल ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा और बचा है, शेप पढ़ा देंगे SPDF का, किसको DXY DYZ DZ स्क्वायर DX स्क्वायर बाई स्क्वायर किसको कहते हैं, सबका नाम PX PY PZ, ठीक है ना। ये सब समझा करके हम फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कल आपका रिडॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, फिजिकल में है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। किसको कहा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले भी केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन पढ़ रहे हैं, जब होगा तो पढ़ेगा फिजिकल का, ठीक है। अब अच्छा टॉपिक है, वो भी आसान है, पढ़ने में मन लगेगा, रिडॉक्स, है ना। इनपुट लाया नहीं, कल से इनपुट रखना पड़ेगा। बारिश हो गई, तो बारिश हो गया, इनपुट रखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर 8 अगस्त और 22 अगस्त को जो अभी टेस्ट होने वाला है, आप चैप्टर्स बता दीजिएगा। 8 अगस्त को एटॉमिक स्ट्रक्चर ही ले लेना है ना, क्वेश्चन फिर बदल देंगे सब उसका, है ना, ठीक है, तो हम दे देंगे, ठीक है। हाँ, कल अगर क्लास रहा तो कल ही दे देंगे, है ना। 22 को न्यू टॉप, 22 को रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिडॉक्स ख़त्म हो जाएगा तब तक, तो उसका ले लीजिएगा, है ना। उससे हम देख के चैप्टर्स। हाँ, देखो 8 तारीख को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। 8 को लिख लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, और 22 तारीख को लिख लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कल क्लास अगर रखना होगा तो 9 बजे ही रखिएगा, है ना, 9 से 10:30 पढ़ा देंगे, है ना, 9 बजे आ जाएंगे, है ना। आज साफ करने के लिए नहीं आए कोई, हम निकले।
ना दू कम चार